जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस सीरीज में हम लोग अभी तक 150 क्वेश्चन जो है वो देख चुके हैं। 151st वाले से हम लोग को स्टार्ट करना है। पॉलिटी की आप समझो सीरीज है, टॉप 500 MCQ की। यूपी पीसीएस के लिए बहुत हेल्प करेगी आपको ये सीरीज। जितने भी क्वेश्चन के साथ में रिलेटेड फैक्ट है, कंसेप्ट है, वो मैं आपको सब समझा रहा हूँ ताकि आपका बढ़िया तरीके से पॉलिटी जो है वो तैयार हो। ठीक है, तो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं 151st वाले से। और साथ में अभी तक अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई हमारी, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग लगा लो, ऐप पे अवेलेबल है। और यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है, जिसके आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। चलो 151st वाला देखते हैं क्या है। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अ पार्टी शुड हैव टू गेट अ मेजोरिटी इन द लोकसभा? अब भैया सरकार अगर अब बनानी है तो लोकसभा में ही सीटें लानी पड़ती हैं। 2024 का चुनाव में देख लिया आपने, ठीक है। और लोकसभा में अगर आपको मेजोरिटी चाहिए तो मेजोरिटी का मतलब होता है 272 सीटें, ये याद कर लो, ठीक है। कितनी सीटें चाहिए? 272। जिसकी आ जाएंगी, ठीक है, तो वो अपना सरकार बना लेगा, जिसकी नहीं आएंगी वो बाकी पार्टियों के साथ मिलकर बनाता है। आगे देखो, राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? पहली चीज तो ये समझो, राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 जो है वो आपका इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और 12 सदस्य जो हैं वो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर क्या हो गया? डी वाला 238। इसका इलेक्टेड वाले की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जज इस समय पे कितने? ये हैं आपके 34। जब संविधान बना था तो उस समय पे तो सिर्फ 8 थे, ठीक है, सिर्फ 8 थे, फिर बढ़ते बढ़ते 34 हो गए। 154 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य सूची विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉस मेड बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट कैन बी रिपील्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर? मतलब मान लो संसद ने जो आपकी राज्य सूची है उसको लेके कोई कानून बना दिया, उसके बाद में कौन सी सिचुएशन होगी जब वो राज्य सरकार उसको वापस हटा देगी? वो तब होता है आपका जब कानून बनाती है आपकी संसद। कब? जब आर्टिकल 356 के तहत में क्या लगती है आपकी? इमरजेंसी लगती है। अब समझा रहा हूं, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाने के बाद संसद द्वारा राज्य सूची में बनाए गए कानून। देखो आर्टिकल 356 भैया डील करता है आपके प्रेसिडेंट रूल के साथ में, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये किसी राज्य में लगाया जाता है जब राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो भैया वहां की सरकार हटा दी जाती है और शासन किसके पास आ जाता है? राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी का मतलब हो गया केंद्र सरकार के पास है। और उस समय पे जो संसद कानून बनाएगी, उसके बाद में मान लो इमरजेंसी आपकी हट गई, ठीक है, फिर जो राज्य सरकार आएगी फिर वो हटा सकता है कानून, ठीक है। ये बात हो रही है इसमें। थोड़ा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर आगे देखो, अब भैया इस देश में पहली बार चुनाव जो हुआ था 1951-52 में हुआ था। आज़ादी तो मिल गई थी 47 में, लेकिन चुनाव पहला 51-52 में हुआ। उस समय बोले थे कितने प्रतिशत जो है मतदान हुआ, टोटल आपका वोटर टर्नआउट कितना था? तो ये था 45.7%। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट डेटा है आपका। फिर आओ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिलाओं को जो संरक्षित करने का कानून है, ये कब पारित हुआ है? ये हुआ आपके 2005 में पारित हुआ, ठीक। कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे। फिर 2019 का जो आपका चुनाव है उसमें बोला जा रहा है टोटल आपकी वोटिंग जो है हम लोगों को कितनी देखने को मिली, तो ये है आपका 67.11%, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जितना भी डेटा मैंने बताया 2019 का और आपका 1951-52 का, ये वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इस समय तो 2024 का चुनाव हो गया है, तो ये 2019 वाला इतना काम का नहीं है, 2024 वाला याद कर लेना, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक है। Which amendment of the Constitution of India Delhi was designated as National Capital Territory?
तो जो इसको एनसीटी का आपका दर्जा मिल रखा है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, वो कौन सा संविधान संशोधन से है? वो है आपका 69th वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 69th। फिर आगे देखो भैया, संसद ने आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो ये है आपका 1955। उसके बाद में इसमें जो है हर समय पे संशोधन होते रहे। 2019 में भी संशोधन हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जब थोड़ा आप लोग को क्या कहते हैं, उसको लेके थोड़ा क्या कहते हैं, आप समझिए कि डिस्प्यूट भी हो गया था, प्रोटेस्ट वगैरह भी देखने को मिले थे। फिर आओ, संविधान के किस पार्ट को हम लोग मैग्ना कार्टा का दर्जा देते हैं? तो ये दिया जाता है हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को। और मौलिक अधिकार किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। इसीलिए बार बार बोलता हूँ, भाग याद कर लो और अनुसूची भी याद कर लो, इसको लेकर क्वेश्चन आया। दल बदल विरोधी अधिनियम किस अनुसूची में है? तो ये है आपकी 10th शेड्यूल में। कौन से शेड्यूल में हमको देखने को मिलता है? 10th शेड्यूल में। संविधान में पहले नहीं था, बाद में इसको ऐड करा गया था। ये देखो 10th शेड्यूल कब? 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 1985 में ऐड हुआ 52nd संविधान संशोधन अधिनियम से। ठीक, आगे आओ। फिर बोला जा रहा है केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एमएम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? एमएम पुंछी कमीशन बना था आपका सेंटर और स्टेट के बीच में जो थोड़ा मतलब हल्का फुल्का टसल चलता है, डिस्प्यूट चलता है, उसको लेके किस वर्ष इसका गठन हुआ है? तो ये है आपके 2007 में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बोलो जरा, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जी जो है गवर्नर की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की किसी राज्य में? तो ये आर्टिकल 155। जो आर्टिकल आप ये समझो इस सीरीज में हम लोग को देखने को मिलेंगे, उसको तो याद कर लेना, काफी काम का है ये आर्टिकल 155। फिर आओ, किस एक्ट के आपके द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो अंग्रेजों के समय पे अलग अलग एक्ट आए, तो ये जो एक्ट है वो है 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, भारतीय परिषद अधिनियम, वो था आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष आपका चुनाव। देखो, एक डायरेक्ट होता है जिसमें जो हमारी भोली जनता है सीधा वोट देती है, एक चुनाव अप्रत्यक्ष होता है कि भोली जनता ने वोट दिया लेकिन किसी और को दिया, जैसे मान लो विधायक चले गए, ये मेले साहब है, और ये आगे जाके और लोगों को वोट दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट होता है आज की सिचुएशन में। उस समय पे बहुत अलग तरीका था, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो जितना क्वेश्चन में। फिर और संविधान की आपकी एक स्टेयरिंग कमेटी थी, ठीक है, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भैया आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। फिर नेशनल पंचायती राज दिवस आपका किस हम लोग दिन पे मनाते हैं? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, हर वर्ष जो है इसको 24 अप्रैल को हम लोग मनाएंगे। फिर देखो, अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य की बात हो रही है, ये भी शुरुआत में संविधान में नहीं था, बाद में इसको ऐड कराया गया, ठीक है। अब इसको लेके एक बाद में भी वर्मा कमेटी बनी है। शुरुआत में तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी थी, बाद में एक कमेटी और बनाई गई जिसका नाम था वर्मा समिति, ठीक है, वर्मा कमेटी। और ये आपकी कब बनी है? 1998 में बनी है, ठीक है, कब? 1998 में। आगे देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आपका अविश्वास प्रस्ताव, पहली बार भारतीय संसद के इतिहास में कब इसको पास कराया गया था? मतलब कब इसको हम लोगों ने पहली बार मूव हुआ था? पास की बात नहीं हो रही, कब पहली बार मूव हुआ था? तो ये हमको देखने को मिला 1963 में। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? जब जो सरकार होती है, अगर मान लो सही से काम नहीं कर रही है, और अगर जो विपक्ष है वो आपका अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, ला तो सकती है, लेकिन अगर पास हो गया तो सरकार फिर आपकी गिर जाएगी, उसको इस्तीफा देना होगा। तो ये आपके संसद में शून्यकाल भी होता है, 0 आवर होता है, जिसमें अलग अलग जो सांसद हैं, विपक्ष, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कब देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर है आपका डी वाला, 12 बजे से लगभग 20 मिनट तक ये चलता है। फिर आओ, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपका भैया टर्म कहाँ यूज हुआ है? ये तो हमारे उसमें प्रस्तावना में हमें देखने को मिलता, हमारी किसमें? प्रियम्बल में देखने को मिलता। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। फिर आओ, हमारे संविधान का गार्जियन कौन है, संरक्षक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को लगेगा राष्ट्रपति हो सकते, नहीं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सी, हमारे संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि मौलिक अधिकार भी अगर इंप्लीमेंट कराना सुप्रीम कोर्ट जाते हो, कोई कानून ऐसा बन गया जो मतलब संविधान के खिलाफ है, मूल ढांचे के, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही उसको क्या करते हैं? खारिज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। फिर पहला राज्य जो आपका लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब भाषा के आधार पे बना, तो पहला राज्य जो बना था भाषा के आधार पे वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक। आगे देखो, अब इसमें क्या बात हो रही है? इसमें आपके लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं, नेता प्रतिपक्ष, उनके बारे में। 2014 से आपका 2000 मतलब 2014 वाली लोकसभा, 2019 वाली में कोई आपका लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि
लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कम से कम 10% सीटें चाहिए होती हैं आपकी लोकसभा की, तो राहुल गांधी नहीं बन पाए। लेकिन इस बार 2024 में राहुल गांधी जो है वो हैं आपके लीडर ऑफ अपोजिशन। अब इसमें मुझे जरा कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, तो बाकी सब गलत है, जो करेक्ट है वो बी वाली है। देखो जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनको अगर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो एक कमेटी बनती है, तो कमेटी में होते हैं आपके लीडर ऑफ अपोजिशन। उसमें आपको सरकार की तरफ से भी लोग देखने को मिलेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी भी उसमें होते हैं। तो आपकी कमेटी में अच्छा समझ लो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, और फिर आपके कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। आगे आओ। एक भैया आपका मौलिक अधिकार है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जो आपका शिक्षा का अधिकार है, इसको बाद में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21(a) में आपका है, आर्टिकल 21(a) है, ठीक है, फंडामेंटल राइट। बोले जरा कौन सा संविधान संशोधन से, तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 आपका, जो आपका 86 वाला संविधान संशोधन है, कब है 2002 में, ये भी याद कर लो। फिर आओ, जब पहले आपका वो था निर्वाचन आयोग, वो पहले उसमें एक ही सदस्य बॉडी थी, ठीक है, अब लेकिन वो 3 सदस्य आयोग है। तो जो एक से आपका 3 सदस्य हुआ, ठीक, ये कब करा गया, ये बात हो रही, तो ये करा गया था आपका 1989 में करा गया था। जो आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, इनके जो चेयरमैन, इनका कार्यकाल भैया कितने समय का होता है, वो सिर्फ 3 साल का होता है, ये ध्यान रखना, सिर्फ 3 साल का। बाकियों के आप सुनोगे किसी का 5, किसी का 6, इनका 3 साल का ही है। फिर आओ, इंडियन पार्लियामेंट ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम भैया कब पारित किया, तो ये करा है आपका 2002 में। थोड़ा इन्वायरमेंट को रिलेटेड भी है, लेकिन आपका नियम है वो तो संसद से पास होगा, इसलिए हमें पॉलिटी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे आओ, एक आपका फॉरेस्ट एक्ट है, ठीक है, जो इस पूरा लिखा हुआ है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, मतलब बहुत लंबा लिखा जाता है, लेकिन फॉरेस्ट राइट आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी बोल सकते हो, ये आया आपका 2006 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरमेंट को पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन 2006 में। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भैया गठन कब हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसका गठन देखने को मिलता है दिसंबर 1998 में। उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और ये तब बनाई गई थी जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो टेस्ट करा था। आगे आओ, अब वही संविधान सभा में एक आपकी कमेटी थी जो फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी को लेके थी, ठीक है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल, ठीक। आगे देखो, फिर है भैया ये बताओ, कोई सदस्य ऑल इंडिया सर्विस से, किससे, अखिल भारतीय सेवा, कौन कौन होता है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं, फॉरेन वाली जो है विदेश सेवा, वो तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। ऑल इंडिया सेवा आपकी 3 है, ऑल इंडिया याद कर लो, ठीक है, इनको अलग अलग कैटर में भेजा जाता है। किसी को अगर हटाना है इनमें जो ऑल इंडिया सर्विस में, उसको रिमूव करना है, डिसमिस करना है, तो इसकी पावर किसको होती है, वो केंद्र सरकार के पास होती है, वो राज्य सरकार के पास भी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखो, तभी ऑल इंडिया सर्विस की बात अलग ही है। आगे देखो, जब संविधान बना था तब उस समय पे आप ये बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय पे कितने जज थे चीफ जस्टिस को मिला के, अभी मैंने आपको बताया उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के जज की स्ट्रेंथ थी 8, ठीक है, अब कितनी है मैक्सिमम, अब तो आपकी 34 हो गई है। फिर आगे आओ, किस आर्टिकल के तहत आपका संविधान, किस आर्टिकल के तहत ये बोला गया है, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट आपका होना चाहिए, एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये आपका बोला गया है आर्टिकल 214 में, आर्टिकल 214। फिर देखो, अच्छा देखो, सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन समझा, सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो उसमें बहुत अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि हाई कोर्ट के जज हो, भारत के नागरिक हो। एक ये भी है, अगर आप किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट हो पिछले 10 साल से, तो आप एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, बन नहीं गए हो, एलिजिबल हो। जैसे आप UPPCS का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो ना, 21 साल की एज है, ग्रेजुएशन है, वैसे एलिजिबल हो, फिर जो मेरिट के हिसाब से चुना जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया 10 साल। क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, मैंने कहा कि एक बार समझा दूं ऐसे तो अच्छे से सही रहेगा। फिर आ गया, तो देखो एक आपातकाल बताया 356 है जो राष्ट्रपति शासन है, एक आर्टिकल 352 ये है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल। तो बोला जा रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति ने बाहरी आक्रमण के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, मतलब वही प्रोक्लेम किया है नेशनल इमरजेंसी, तो उसमें से भैया क्या क्या चीज हो सकती है, तो करेक्ट आंसर इसका है आपका बी वाला, ठीक है। संसद का अगर सत्र नहीं चल रहा है तो देखो एक चीज ये ध्यान रखो, उस समय पे कानून आपका पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट नहीं है तो स्टेट
को जो स्टेट लिस्ट का जो कानून है उसको लेके भी राष्ट्रपति जो है कानून बना सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू, ठीक है, और अध्यादेश के थ्रू। ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्पररी लॉ होता है, मतलब उसमें लोकसभा राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं होती, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। पहले वाला इसलिए नहीं क्योंकि ये रिड्यूस भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं पूरा जो रेवेन्यू ट्रांसफर होता है, ठीक है। आगे देखो, जस्टिस रोहिणी कमीशन जो है वो बोला जा रहा है किस पर्पस को लेके, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका ओबीसी के बीच लाभों के बंटवारे की समानता में सुधार को लेके, ठीक है। इंप्रूव द इक्विटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अमंग ओबीसी, इसका मतलब क्या है? ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास। अब अदर बैकवर्ड क्लास में भी जो टॉप लेयर के बंदे थे वो सारा फायदा उठा रहे थे आरक्षण का, तो ये इसीलिए बनाया गया था कि जो निचला स्तर भी ओबीसी में, ठीक है, जो जिनको वाकई जरूरत है आरक्षण की, उनको भी फायदा जो है मिलना चाहिए, इसलिए बात थी। आगे देखो, वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, डैश के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वो सेटअप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द, देखो ये आपका पहले बनाया गया एक वैधानिक बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक, कब? 1993 पे। वैधानिक बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो संसद के आपके कानून से बनती, पार्लियामेंट के लॉ से बनती है, और अगर संविधान संशोधन करके जोड़ा गया तो फिर वो संवैधानिक बॉडी होगी। लेकिन इसको बाद में आप ये समझो 2018 में संवैधानिक बॉडी भी बना दिया गया था, पूरा संविधान संशोधन हुआ था, ठीक। आगे आओ, बोला कौन सा अमेंडमेंट ने आर्टिकल 338 बी और 342 ए को संविधान में जोड़ा? ये इसी को लेके है, तो ये जोड़ा गया था आपके वही 102 वाला, ठीक है, 102nd अमेंडमेंट 2018 में जो हुआ है, ठीक है। फिर से ये जो है आपकी संवैधानिक बॉडी बन गई थी, कौन सी? एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। आगे देखो, मुझे जरा कौन सही मैच नहीं, तो जो सही मैच नहीं हुआ आपका सी वाला। पार्टनरशिप जो एक्ट है, साझेदारी अधिनियम, ये 1932 में आया है, ठीक है, 1932 में। फिर देखो, टी.एन. राव कमेटी बनी थी हिंदू लॉ को कोडिफाई करने के लिए, हिंदू कानून को कोडिफाई करने के लिए, तो ये कब बनी है? ये बनी है आपके 1941 में बनी है, ठीक है। फिर आगे 191st वाला देखते हैं। देखो, जो आपका शाह बानो केस है, सरला मुदगल केस है, डैनियल लतीफ़ी केस है, ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड से, ठीक है, समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? जैसे आप समझो, मान लो एक कोई इंसान है वो हिंदू धर्म से, एक आपका मुस्लिम धर्म से, एक सिख धर्म से, एक क्रिश्चियन धर्म से, अगर चारों ने मतलब कोई समझो कोई क्राइम किया, मान लो इन चारों में से किसी चारों ने चोरी करी, चोरी ना मानो, मतलब इन चारों ने क्या करा, कहीं पे मर्डर किया, सपोज कर लो, ठीक है, तो चारों को बराबर सजा दी जाएगी, बराबर इनकी पनिशमेंट होगी, ठीक है। लेकिन आपका अगर हम बात करें सिविल मामले में, इसको डाइवोर्स का लेके इसका ये इसका जो कानून है वो अलग है, हिंदू का, मुस्लिम का अलग है, सिख का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, इनको एक मिलाना चाहिए, उसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। कि डाइवोर्स होना है तो एक ही तरीके से होगा, वो सभी धर्मों के लिए, जैसे क्राइम में। फिर किस राज्य में आपका लेजिस्लेशन है अनलॉफुल कन्वर्जन को लेके, गैर कानूनी धर्मांतरण पर कानून लागू है, मतलब गैर जबरदस्ती कराओगे तो सजा हो जाएगी, तो ये आपका लागू है सब में। करेक्ट आंसर डी वाला, 1 2 3 4। हिमाचल में भी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सब में। फिर आगे देखो, अब इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट बताइए भैया। इनकरेक्ट तो आपका ए वाला ही है, तो मतलब यही सही हो जाएगा। क्यों बता रहे? देखो, इसमें बात हो रही है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा को लेके। बोले जरा पार्ट 16 भाग 16 डील करता है, तो मैं आपको जरा ये दिखाता हूँ, पार्ट वगैरह लेके चलता हूँ, इसीलिए कहते हैं पार्ट याद करो। देखो, अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा को लेके, तो ये आपका डील करता है, बताए कौन सा पार्ट? ये है आपका 17, ठीक है, पार्ट 17 है, इसीलिए आपका गलत है, और करेक्ट आंसर ए वाले। करेक्ट का मतलब क्या हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, इनकरेक्ट बोला जा रहा है तो भैया यही इनकरेक्ट है, तो बोला तो इसी को भरोगे। फिर आओ आगे, फिर मैंने आपको बताया था जो 8वीं अनुसूची है उसमें अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। अगर किसी भाषा को जोड़ दिया उसका कुछ फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है? जो साहित्य अकेडमी है वो उस भाषा को मान्यता देगी, और जो आपकी बुक्स हैं उसको ट्रांसलेट करना चालू कर देगी उस भाषा में, तो पहला भी बिल्कुल सही। फिर जो आपके एमपी और एमएलए हैं वो क्या करेंगे, अपनी विधानसभा और संसद में उसी भाषा पे बात भी कर सकते हैं, दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, बोथ 1 और 2। तो मतलब जोड़ने का काफ़ी फायदा रहता है, इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी अपनी भाषा जो है जुड़वाना चाहते हैं, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट भैया आपका कहाँ पे पहली बार स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में, और कब? 1844 में, ध्यान रखना, कहाँ? 1844 में। फिर देखो,
वार्ड कमेटी की लेके बात हो रही है। वार्ड कमेटी, वार्ड समिति किस में देखने को मिलती है? जो नगर पालिका है आपका, आपका म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका, उसमें देखने को मिलती है। तो जरा किस आर्टिकल के तहत दे रखा है इसे? तो ये आपका 243S। याद कर लो, वैसे ये इतना आपका समझो थोड़ा ट्रिकी है, आ सकता है क्वेश्चन, तो याद कर लो, ठीक है। आओ सर, फ्रेडरिक निकोलसन इज नोन एज फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। सर फ्रेडरिक निकोलसन को सहकारी आंदोलन का जनक माना जाता है, और किस देश में माना जाता है? तो भैया ये अपने भारत में ही माना जाता है इन्हें, ठीक है। तो ये याद कर लेना, सर फ्रेडरिक निकोलसन, ये मतलब आप समझो मिसक्लेनियस में भी आ सकता है, इसको फादर ऑफ कोऑपरेटिव, आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट भारत में। फिर आओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी बतानी है इसमें। इनकरेक्ट आपकी बी वाली, क्योंकि संविधान सभा को जो निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, लेकिन ये आपका 1946 में आया था। देखो मतलब समझो कितना एकदम आप वैसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसा आता भी है वहां पे, ठीक, मतलब एकदम समझो आसपास ही 46 और 47। इंसान कहेगा हाँ कैबिनेट मिशन, लेकिन ये नहीं देखेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे एमसीक्यू लगा लो, जरूरी है एकदम। हम समझो भाई पूरी टीम है जो पूरे डेडिकेटेड होकर एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज बनाती है, इसीलिए काम कर रहता है। आगे देखते हैं। हमारे संसद के 3 सेशन होते हैं, मॉनसून, बजट, आपका विंटर हो गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेशन, सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? वो है आपका बजट सेशन, क्योंकि इसी में भैया बजट पास करना काफ़ी काम होता है। फिर आओ भैया, संविधान में आर्टिकल 12 है, उसमें राज्य की परिभाषा लिखी गई है, स्टेट की। इसमें आप ये समझो पार्लियामेंट भी आ जाता है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो भी आ गया, स्टेट का भी सब आ गया, सॉरी जो आपका ये समझो जो एमएलए वगैरह विधानसभा वो भी आ गया, अलग अलग बॉडी भी आ गई, नगर निगम आपका आ गया, पंचायत आ गया, और जितनी भी वैधानिक और गैर आपका संवैधानिक वैधानिक बॉडी सब आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा आपका सी वाला, बोथ 1 और 2, सब कुछ जो जुड़ा हुआ है सरकार से वो आ जाएगा। जैसे LIC है, LIC भी आता है आर्टिकल 12 में, ठीक है। ONGC ये भी आता है। चलिए हो गए हमारे 50 क्वेश्चन, इतने ही रखते हैं। तो आप समझो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पुरानी वीडियोस भी उसमें हैं, उसको भी देखिएगा, काफ़ी काम की है। और आपका कितने क्वेश्चन बचे? 300 बचे हैं, तो इसमें भी आपकी वीडियोस आ जाएंगी, और पूरा सीरीज़ में ख़त्म कराऊंगा एग्ज़ाम के पहले, तो देखते रहिएगा इसको। बाकी ज्योग्राफी का भी रिवीजन चल रहा है, उसको भी देखिए। और ये समझो RO की अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा मेंस का ग्रुप स्टार्ट हो गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेंस में ऐसे लिखना होता है, और आप ज़रूरी भी होता है, ठीक है। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। साथ में CSAT जो है UPPCS के लिए, CSAT का भी कोर्स चल रहा है, और UPPCS 2025 का भी कोर्स स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं भी वीडियो भी ख़त्म करते हैं। नमस्कार।